वेलकम वंस अगेन। तो आइए हम लोग अपना शुरू करते हैं अपना पाठ्यक्रम। सबसे पहला बात ये दोस्त कि हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 1 टू पैराग्राफ नंबर 24 हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ वाइज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पीडीएफ है। पीडीएफ का वर्ड मीनिंग पैराग्राफ वाइज दिया गया है। ये सब वर्ड मीनिंग्स याद करना आपका काम है। ठीक है, अगर आप नहीं याद करते हैं तो फिर आपका इसमें नुकसान है। आशा करते हैं कि आप लोग याद कर लीजिएगा, हालांकि आप लोग याद नहीं करिएगा, इस बात पर भी अब पूरा विश्वास है। पर कोई बात नहीं यार, मेरा काम था सो हम कर दिए, बाकी आप अपना जिम्मेदारी समझिए दोस्त। अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, अब कुछ भी काम रिस्पॉन्सिबिलिटी किया करिए। ये सब वर्ड मीनिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे, चैप्टर के साथ सहज नहीं हो पाएंगे। राइट, तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट हम लोग को पढ़ना है ये अबाउट ऑथर है, अबाउट ऑथर, लेखक के बारे में। राइट, तो लेखक इसका कौन है? महात्मा गांधी। जाहिर सी बात है। तो महात्मा गांधी के बारे में कुछ पॉइंट्स जो कि आप लोग पहले से जानते भी होंगे और नहीं जानते तो आप यहाँ जान लेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न इन 1869। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। एंड ही डाइड इन 1948। और पता है आपको, महात्मा गांधी मर गए 1948 में। 1947 में अपना भारत आज़ाद हुआ दोस्त। उसके जस्ट एक साल के बाद महात्मा गांधी का हत्या किया गया था। ठीक है, पैराग्राफ मतलब लाइन नंबर 2। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज बापू। पॉपुलर का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। पॉपुलरली नोन एज बापू। महात्मा गांधी को प्रसिद्ध रूप में क्या जाना जाता है? बापू के नाम से जाना जाता है। और द फादर ऑफ द नेशन, और राष्ट्रपिता भी तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो ये दोनों याद रखेंगे, महात्मा गांधी इज पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन। राइट, आप देखेंगे तीसरा, ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी क्या पता क्या पूछ ले। ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, महात्मा गांधी वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर। महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे देन अ पॉलिटिशियन। राजनेता होने से ज़्यादा क्या थे? आध्यात्मिक नेता थे। आध्यात्मिक नेता कौन होते हैं? जो धर्म को लेकर ज़्यादा मतलब उसका प्रचार करते हैं, धर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर। राइट, तो आपको पता है क्या, महात्मा गांधी अपने साथ हमेशा एक गीता रखा करते थे, गीता, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। तो ये क्या है? स्पिरिचुअल होने का उनका एक निशानी है। तो स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। आप देखेंगे ये ही सक्सेसफुली यूज्ड। कौन सक्सेसफुली यूज्ड किए? महात्मा गांधी सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, यूज्ड, इस्तेमाल किया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का, एज द चीफ विपन्स, एज के जैसा, द चीफ विपन्स, मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, सत्य और अहिंसा का मुख्य औजार के रूप में, मुख्य हथियार के रूप में महात्मा गांधी ने इस्तेमाल किया। अगेंस्ट, के विरुद्ध, अगेंस्ट का मतलब क्या है? के विरुद्ध। किसके अगेंस्ट पे? अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के खिलाफ, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किया। इन इंडिया, भारत में, एंड हेल्प इंडिया, और भारत को मदद किया, गेन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है दोस्त? आज़ादी, और गेन का मतलब प्राप्त करना। तो भारत को आज़ादी प्राप्त करने में महात्मा गांधी ने मदद किया। पैराग्राफ नंबर मतलब लाइन नंबर अगला, फ्रॉम 1915, 1915 से लेके टिल 1948, 1948 तक महात्मा गांधी कंप्लीटली डोमिनेटेड, महात्मा गांधी ने पूर्णतः प्रभावित रहा। डोमिनेट का मतलब क्या होता है? प्रभाव जमा के रखना। डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति को पूरी तरीके से डोमिनेट किया महात्मा गांधी ने। कब से कब तक? 1915 से 1948 तक। आपको पता है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। उसके बाद तो आपको जानते ही है 1917 आपको याद रहना चाहिए, चंपारण सत्याग्रह किए। उसके बाद 1948 तक महात्मा गांधी का प्रभाव रहा, जब तक वो मरे नहीं तब तक पूरा भारतीय राजनीति पर, पूरा इंडियन पॉलिटिक्स पर महात्मा गांधी का प्रभाव रहा। तो प्रभाव रहना का क्या मतलब है? डोमिनेट करना। महात्मा गांधी डोमिनेट किया। किसको डोमिनेट किया? इंडियन पॉलिटिक्स को, भारतीय राजनीति को। कहां से कहां तक? फ्रॉम 1915, 1915 से लेके कहां तक? 1948 तक। अगला लाइन देखेंगे दोस्त, ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब क्या होता है? सन की, पागल किस्म का आदमी, सनक सवार हो जाना।
ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक। महात्मा गांधी किसके हाथों मरे? एक सनकी के हाथों मरे। हु वॉज द सनकी? सनकी आदमी कौन था? हम लोग सब जानते हैं यार, नाथूराम गोडसे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। 1948 में महात्मा गांधी को एसेसिनेट कर दिया गया। एसेसिनेट का मतलब क्या होता है? गोली मारकर हत्या करना। तो महात्मा गांधी वॉज एसेसिनेटेड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक। एक फैनेटिक के हाथों से महात्मा गांधी को मार दिया गया ऑन 30 जनवरी 1948, 1948 को। ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरी परीक्षण। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट्स। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब सत्य। सत्य के साथ मेरी परीक्षण इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। ये ऑटोबायोग्राफी है किसका? महात्मा गांधी का। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है दोस्त? देखेगा, बड़ा आसान सा बात है। एक बायोग्राफी, एक कौन सा वर्ड है? बायोग्राफी। बायोग्राफी देखें, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला तो बायो और दूसरा ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है वो टू राइट। ग्राफी का मतलब क्या होता है? टू राइट, लिखना। और बायो का मतलब समझते हैं लाइफ। तो जीवन के बारे में लिखना बायोग्राफी कहलाता है। तो बायोग्राफी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? जीवनी कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? जीवनी। और यहाँ पे एक वर्ड लिख गया ऑटो। जहां पे ये वर्ड लगा रहे ऑटो, इसका मतलब है सेल्फ। सेल्फ का मतलब समझते हैं? स्वयं। क्या है? स्वयं। तो ये है बायोग्राफी नहीं है, ये है ऑटोबायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मकथा। तो आत्मकथा और जीवनी में क्या कोई डिफरेंस है? यस, देयर इज अ बिग डिफरेंस। जैसे मेरा जीवन और लिखा कोई और, तो वो मेरा क्या है? दैट इज माई बायोग्राफी। वो मेरा जीवनी है, मेरे जीवन के बारे में किसी और ने लिख दिया। लेकिन जब अपने जीवन के बारे में मैं खुद लिखूंगा तो हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। वो क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफी। वो हो जाएगा आत्मकथा। वो खुद के द्वारा लिखा होगा तो वो हो जाएगा आत्मकथा। राइट, समझ लिए ये सब बात बाबू? तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों समझेंगे ध्यान से। बायोग्राफी क्या होता है? लाइफ के बारे में लिखा जाना, बस बायोग्राफी। कौन लिखा इससे मतलब नहीं। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? खुद के द्वारा लिखा गया जीवन का कथा, खुद का जीवन, खुद का कथा, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। तो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरी परीक्षा। तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। राइट। महात्मा गांधी रोट मेनी आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। ये इंपॉर्टेंट तो वैसे कोई भी हो सकता है दोस्त, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन इतना हम आपको श्योर कर सकते हैं कि अगर आप ये पीडीएफ को पढ़ लेते हैं, अच्छा से ढंग से पढ़ लेते हैं, तो इस बात का गारंटी देते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शायद ही कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे न बने। वैसे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको टिक करना है दोस्त, उसमें से मैक्सिमम करने का प्रयास करना है हम लोग को, मैक्सिमम। ठीक है। और मैक्सिमम करने का एक ही मतलब तरीका है कि आपको पूरा सिलेबस को कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप मैक्सिमम कर पाएंगे। राइट। महात्मा गांधी रोट मेनी आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने बहुत आर्टिकल्स को लिखा। आर्टिकल्स का मतलब यहाँ पे क्या है? लेख। बहुत सारे लेखों को महात्मा गांधी ने लिखा। महात्मा गांधी ने बहुत सारे लेखों को लिखा। किसके लिए लिखा? लेखों को लिखा फॉर यंग इंडिया। तो यंग इंडिया नाम का एक क्या हुआ करता था उस समय? मैगजीन हुआ करता था। तो ये मैगजीन महात्मा गांधी इसके लिए लिखते थे, यंग इंडिया के लिए। ठीक है। महात्मा गांधी वॉज नॉट ओनली एन ओरिजिनल थिंकर। महात्मा गांधी एक वास्तविक विचारक केवल नहीं थे, बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ जस्टिस। वो बहुत शुद्धता का मालिक भी थे। तो ये रहा महात्मा गांधी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आप याद रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है कि आप याद रख लेंगे। अगर आपको फिर से चाहिए तो उसका एक ही उपाय है दोस्त। आप क्या करें कि ये सब चीज़ों को फिर से आप देख लें, ये वीडियो को। जैसे जहाँ पे आपको ना समझ में आए वो फिर से देख लें। उसके बाद भी ना समझ में आए आप कमेंट कर दें। उसके बाद भी ना समझ में आए तो 6299595510 यहाँ पे आ जाओ। 24/7 उपलब्ध रहते यार। ठीक है। चलो, अब हम लोग पढ़ चुके हैं महात्मा गांधी के बारे में, अबाउट ऑथर। इससे तो सवाल बनना ही बनना होता है, एक सवाल पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो पूछ दे तो आप बनाइएगा। अब देखेंगे अबाउट ऐसे, जो हम लोग पैराग्राफ नंबर 1 to 24, 1 से लेकर 24 तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना भाई। तो ये जो पढ़े हैं हम लोग, उससे इम्पॉर्टेंट कुछ लाइन्स हैं,
वो इम्पॉर्टेंट लाइंस को आपको फिर से समझा देते हैं और ये इम्पॉर्टेंट लाइंस को आप याद रखेंगे। याद रखना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा, 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा, 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा। ये रॉ मटेरियल है। अगर ये आपको याद है तभी आप लोग क्वेश्चन आंसर अच्छा से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी बिलीव्स दैट, महात्मा गांधी विश्वास करते हैं कि दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी ऐसा विश्वास करते हैं कि वह सभ्यता जो भारत ने विकसित किया उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बोया गया बीज है उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, रोम वेंट, रोम चला गया, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, और सेम भाग्य को साझा किया ग्रीस ने भी। द माइट ऑफ फेराहोस वाज ब्रोकन, और फेराहोस का जो माइट था, जो शक्ति था, वो टूट गया था। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं यार, तो अब इस पे ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे, कारण फिर तो लेट हो जाएगा। फेराहोस कौन था? फेराहोस रूलर्स ऑफ इजिप्ट को हम लोग फेराहोस कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट एक देश है दोस्त, मिस्र हिंदी में कहते हैं, ये देश है अफ्रीका महादेश में। ठीक है। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, कौन वेस्टर्नाइज हो गया? जापान पश्चिमीकृत हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, और भारत किसी तरीके से अपने फाउंडेशन पर अभी भी साउंड है, अभी भी स्थिर है। ठीक है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मल ग्लोरी। पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के जो लोग हैं, लर्न दियर लेसन, अपने लेसन को सीखते हैं, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, रोम और ग्रीस के लोगों के राइटिंग से सीखते हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मल ग्लोरी, हम आपको बताए थे कि ग्रीस और रोम जो ऐसा देश है जहां अब फॉर्मर ग्लोरी, पहले जैसा चमक नहीं है, तो इनका चमक कैसे खत्म हो गया, इस बात के लिए सीखते हैं कौन? पीपल ऑफ यूरोप, लोग, यूरोप के लोग इस बात से सीखते हैं कि इनका कैसे सभ्यता खत्म हुआ। यूरोपियंस इमेजिन दैट, यूरोपीय लोग ऐसा कल्पना करते हैं कि दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, वे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो ग्रीस और रोम जो मिस्टेक किया था उसको हम लोग अवॉइड कर देंगे, बोले तो टाल देंगे। ठीक है। तो भाई ये सब स्पीड इसलिए पढ़ा रहे ताकि ये सब हम लोग को पढ़ाया हुआ चीज़ है। अगर आप पूरा वीडियो 3-4 वीडियो जो है अगर वो देखेंगे तो आपको ये सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा है, आपको ज़्यादा टाइम भी इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, और भारत इमूवेबल रहा, अचल बना रहा, एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, और यही इसकी चमक है। आप सवाल पूछा जा सकता है 2 नंबर में, व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोरी, भारत की चमक क्या है? तो इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, भारत अचल बना रहता है और यही इसकी चमक है। आगे भी हम लोग सीखेंगे। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह भारत के विरुद्ध एक चार्ज है, आरोप है। दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि भारत जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, एंड स्टॉलिड और स्लो विटेड हैं, मूर्ख हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, कि इन्हें संभव नहीं है कि इन्हें कोई परिवर्तन दे सकें, परिवर्तन अडॉप्ट कर सके, ये परिवर्तन को अडॉप्ट नहीं करते हैं। ये भारत के लोगों के प्रति एक आरोप है। कोई बात नहीं, आरोप लगाते रहो। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, महात्मा गांधी क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन आचरण का वह तरीका है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो आदमी को दिखाता है, द पाथ ऑफ ड्यूटी, पाथ ऑफ ड्यूटी दिखाता है, मतलब बोले तो कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी दिखाता है। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, नैतिकता को, ऑब्जर्वेंस को दिखाता है। आर कन्वर्टिबल टर्म्स, ये सब कन्वर्टिबल टर्म्स है, परिवर्तनीय शब्द हैं। अगर आप सिविलाइजेशन बोले, मोड ऑफ, आप पाथ ऑफ ड्यूटी बोले, सब कुछ तो एक ही है। ठीक है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड पैशन। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, मोरालिटी को ऑब्जर्व करना, देखना क्या है? कुछ नहीं है, ये सिंपल सा बात है। टू अटेन मास्टरी, अटेन प्राप्त करना, मास्टरी महारत हासिल करना, ओवर आवर माइंड्स एंड पैशन, माइंड्स दिमाग और पैशन जुनूनों पर महारत हासिल करना है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कॉन्डक्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सब चीज़ इंपॉर्टेंट ही है, पर ये ध्यान से। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, गुजराती में इक्विवेलेंट है, बराबरी है, सिविलाइजेशन मीन्स, सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? गुड कॉन्डक्ट, अच्छा आचरण ही गुजराती का मतलब है, गुजराती में मतलब है सभ्यता का। ठीक है। पैराग्राफ नंबर नेक्स्ट, वी नोटिस दैट, हम लोग ध्यान देते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दिमाग क्या है? एक रेस्टलेस बर्ड है, एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना इसे मिलता है उतना इसे यह चाह भी करता है। वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी ये क्या बना रहता है? अनसेटिस्फाइड बना रहता है, असंतुष्ट बना रहता है।
द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल दे बिकम। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितना हम लोग इंडल्ज होते जाते हैं, समाहित होते जाते हैं इन आवर पैशन, अपने जुनूनों में, द मोर अनब्रिडल दे बिकम, हमारे जो पैशंस हैं वो उतने अनब्रिडल्ड हो जाते हैं, बेलगाम हो जाते हैं। जितना अपनी चाहतों को बढ़ाइएगा ये बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा? ये बेलगाम हो जाता है, मतलब ये कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, हमारे पूर्वजों ने हमारे संलिप्तता का एक लिमिट सेट कर दिया था कि इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आगे दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि, देखिए यहाँ पे दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस, खुशी क्या है? मेंटल कंडीशन है, दिमाग की अवस्था है। हम लोग सब चीज़ पढ़ चुके हैं। अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज इज रिच, एक आदमी आवश्यक रूप से खुश इसलिए नहीं क्योंकि अमीर है, और अनहैप्पी बिकॉज इज पुअर, और अनहैप्पी है, उदास है क्योंकि वह गरीब है, ऐसा नहीं है। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी, गरीबों को अक्सर और अमीरों को अक्सर क्या देखा गया है? अनहैप्पी देखा गया है। एंड द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को अक्सर खुश देखा गया है। आवर एंसेस्टर डिसवर्डेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। आवर एंसेस्टर डिसवर्डेड अस, डिसवर्ड का मतलब क्या होता है? अलग रखना। वर्ड मीनिंग याद करो कम वक्तों। आवर एंसेस्टर डिसवर्डेड अस, हमारे पूर्वजों ने हमें अलग रखा। फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, लग्जरीज और प्लेजर्स से हमारे पूर्वजों ने हम लोग को अलग रखा। देखो, वर्ड मीनिंग याद करना बहुत ज़रूरी है, सही बात है। आप लोग तो ऐसे कर देते हाँ सर याद कर लिए, लेकिन हमको पता है दोस्त, हमको एक बात पर, नेता पर विश्वास हो जाएगा यार, भारतीय नेताओं पर विश्वास हो जाएगा, लेकिन तुम लोग पर विश्वास नहीं होगा। नेताओं से भी बड़े खतरनाक हो तुम लोग। एक बार नेता के वादा पर विश्वास कर लेते हैं, पर तुम लोग के बात पे नहीं। ऐसा नहीं है दोस्त, वर्ड मीनिंग्स तो याद करना ही पड़ेगा, कारण विदाउट वर्ड मीनिंग आप क्या ही कर लोगे इंग्लिश में? कुछ नहीं। अब लग्जरीज नहीं पता आपको, प्लेजर्स नहीं पता आपको, मर जाओ कम वक्तो, बदतमीजो। आवर एंसेस्टर डिसवर्डेड अस, हमारे पूर्वजों ने हमें अलग रखा। फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, लग्जरीज से, आरामदायक वस्तुओं से, और प्लेजर्स से हम लोगों को अलग रखा। ठीक है, इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगदी हम लोग अपना दिल को लगा लेंगे आफ्टर सच थिंग्स, इन चीज़ों के प्रति, मटेरियल और मशीनरी, वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग स्लेव्स बन जाएंगे, हम लोग गुलाम बन जाएंगे। एंड लूज मोरल फाइबर, और नैतिकता को खो देंगे, अपना चरित्र को खो देंगे, अच्छा नहीं रह पाएंगे हम लोग। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि, दे किसके लिए? आवर एंसेस्टर्स। दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। द रियल हैप्पीनेस, वास्तविक जो खुशी है, एंड हेल्थ, और जो स्वास्थ्य है, कंसिस्टेड, वो समाहित है, इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, हमारे हाथ और पाँव के प्रॉपर सही तरीके के इस्तेमाल में है। वास्तविक खुशी जो है और वास्तविक हेल्थ है, कहाँ है? हाथ और पाँव के सही इस्तेमाल में। तो हाथ और पाँव का सही से इस्तेमाल किया करो, दिमाग का इस्तेमाल करो, वर्ड मीनिंग साथ करो। एंसेस्टर्स सॉ दैट, आवर एंसेस्टर्स सॉ दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर, लार्ज सिटीज जो था वो स्नेयर था, एक जाल था। एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, और बेकार बोझिल जैसा था। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और लोग उनमें खुश नहीं रहेंगे। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, और वहाँ पे चोरों का गिरोह होगा। एंड रॉबर्स, और डाकुओं का गिरोह होगा। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लरिशिंग, प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति और बुराइयां वहाँ पे फ्लरिश करेंगी, पनपेंगी, इन देम, उनमें, शहरों में। एंड द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय द रिच मैन, और गरीब लोगों को लूट लिया जाएगा अमीर लोगों के द्वारा। दे वर देयरफॉर सैटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, वे लोग इसीलिए छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट थे। ये तो एकदम क्लियर बोआ, 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई आवर एंसेस्टर विद सैटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, हमारे पूर्वज छोटे छोटे गाँवों में क्यों संतुष्ट थे? तो आंसर इज वेरी इजी, यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, मतलब आपको 2 नंबर एकदम कन्फर्म मिलेगा, कन्फर्म। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि किंग्स एंड दियर स्वॉर्ड्स, राजा और उनकी तलवारों के देखा। वर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, वो इन्फीरियर था, घटिया था, स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, नैतिकता के तलवार से, राइट। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो कॉमन पीपल थे, आम आदमी थे, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, वो स्वतंत्र रूप से जिए। एंड फॉलोड दियर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और अपने एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन को उन्होंने फॉलो किया, अपने कृषि कार्य को फॉलो किया। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, ये इंपॉर्टेंट है, दे एंजॉय ट्रू होम रूल, क्या हो गया भाई? दे एंजॉय ट्रू होम रूल, ये याद रखेंगे, ट्रू होम रूल, वास्तविक गृह नियम को उन्होंने एंजॉय किया। कौन? हमारे पूर्वजों ने। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरल बींग, भारतीय सभ्यता का टेंडेंसी क्या है, प्रवृत्ति क्या है? मोरल बींग्स, नैतिकता को क्या करना? एलिवेट करना। एलिवेट बोले तो वह उठाना। द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का टेंडेंसी क्या है? एक टेंडेंसी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का भी तो है,
तो द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट इमोरलिटी, और द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, और अनैतिकता को बढ़ाना वेस्टर्न सिविलाइजेशन का टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है, गॉडलेस है, ईश्वर विहीन है। वाइल वेस्ट ईस्टर्न, और जो इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, बेस्ड है, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, और ये बिलीफ विश्वास पे आधारित है, भगवान के आस्था पर। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत के प्रत्येक प्रेमी को चाहिए टू क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की पुरानी सभ्यता से चिपक जाए, इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसा कि बच्चा अपने माँ के ब्रेस्ट से, स्तन से जिस प्रकार से चिपक जाता है, भारत के प्रत्येक प्रेमियों को चाहिए कि वह इंडियन सिविलाइजेशन से, पुरानी सभ्यता से उसी प्रकार से चिपक जाए। ठीक है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, वर्शिप है, पूजा है, किसका है, मटेरियल का, वस्तुवाद का। इट इज वर्शिप ऑफ द ब्रूटिनस, और हम लोग के अंदर का जो ब्रूट है उसका पूजा है ये मॉडर्न सिविलाइजेशन। इट इज अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, यह शुद्ध क्या है, मटेरियलिज्म है, वस्तुवाद है, क्या, मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है। वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, वेस्ट ने, पश्चिम के देशों ने एक सिविलाइजेशन को इवॉल्व किया, विकसित किया, शूटेड जो शूट करता था, इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग जो इसके वातावरण को शूट करता था, ऐसा उन्होंने एक डेवलप कर लिया। ठीक है। तो आगे, the distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplication of human wants, the distinguishing characteristic जो विशिष्ट गुण है of modern civilization का, वो क्या है, is an indefinite multiplicity of human wants, वो मानवीय चाहतों का एक बढ़ावा है, चाहतों का बढ़ावा और कुछ नहीं है। ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन दीज वांट्स, और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, और एंशिएंट सिविलाइजेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन, वो रेस्ट्रिक्शन है अपॉन दीज वांट्स, इन चाहतों पर प्रतिबंध है, एंशिएंट सिविलाइजेशन का है, जबकि मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्या है, एकदम अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स क्रिएट करना। ठीक है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स, ये वाला पढ़ेगा, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट, इतने मैडनिंग है, इतने चकाचौंध कर देने वाले हैं कि इसे रेजिस्ट नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी बिलीव्स दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध में ही मानव की विक्ट्री है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे, हम लोग खतरे में है, वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे, तोल मोल करने का, द परमानेंट गुड, वास्तविक जो खुशियां हैं, परमानेंट जो हमेशा टिकने वाली खुशियां हैं, फॉर द मोमेंट्री प्लीजर, क्षणिक सुख के लिए हम लोग हमेशा के सुख को हम लोग त्याग देते हैं। इन द वेस्ट, पश्चिम के देश में, दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, उन्होंने शानदार खोज किया है, डिस्कवरीज किया है, इन थिंग्स मटेरियल, मटेरियल के क्षेत्र में। सिमिलरली, उसी तरीके से हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स रिलीजन और द स्पिरिट ऑफ द सॉल, और उसी तरीके से हिंदुइज्म ने भी बहुत सारे आविष्कार किए, बट इन द थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म के क्षेत्र में। ठीक है। वी आर डैजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, हम लोग डैजल्ड है, चकाचौंध में एकदम अंधा हो चुके हैं, बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न के जो साइंस ने बनाया है उसके प्रति हम लोग डैजल्ड हैं, एकदम चकाचौंध है। गॉड्स इन हिज विजडम, भगवान अपनी बुद्धि में, हैज प्रिवेंटेड इंडिया, भारत को बचा के रखा है, फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स, उन लाइनों पर, मटेरियल लाइन्स में भारत विकसित न हो, ऐसा लगता है कि भगवान अपनी बुद्धि से इन्हें रोक कर रखा है। ठीक है। तो ये सब चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके पहले, अब आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है, हिंदुइज्म हैज विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सभ्यता, सीरियन सभ्यता, पर्शियन सभ्यता, इजिप्टियन सभ्यता को गिरते हुए भारतीय सभ्यता ने देखा है। गिबन वॉज एसोसिएटेड विद इटली, गिबन किससे संबंधित है, इटली से संबंधित है, हम लोग सब पढ़ चुके हैं। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन वॉज इन ग्रीस, वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन कहाँ था, तो ग्रीस में था, ये कहाँ था, ग्रीस में था। ठीक है। अगला है, द सिविलाइजेशन, our culture, our swaraj depend on multiplying our not upon multiplying our wants, self indulgence, but upon restriction, wants, self denial। हमारा जो स्वराज है, हमारा जो कल्चर है, वो किस पे डिपेंड करता है, मल्टीप्लाइंग वॉन्ट्स नहीं, चाहतों को बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि किस पे है, रेस्ट्रिक्शन में है, बचाने में है, अपने आप को मना करने में है। ठीक है।
तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं यार, इसलिए स्पीड में पढ़ना ठीक रहेगा, नहीं तो पता चले एक ही चैप्टर में हम लोग फंसे रह गए, ऐसा भी नहीं होना है, सब चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया, ये भारत के लिए मीन रूइन का बर्बादी का कारण बनेगा फॉर इंडिया इफ़ इंडिया वियर टू कॉपी मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन को अगर हम लोग कॉपी करना चाहे और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अगर हम लोग कॉपी किए तो ये भारत के लिए बर्बादी का कारण बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। द इंस्टेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन एविल। कहता है द इंस्टेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, मटेरियल कंफर्ट्स आराम के प्रति अगर हम लोग खोजेंगे एंड देयर मल्टीप्लिकेशन और उनका बढ़ावा करेंगे इज सच एन एविल, ये बहुत एविल है, एक बुराई की तरफ है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ अ, मोटो का स्पेलिंग गलत हो गया दोस्त, MOTTO, मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, यह एक वेस्टर्न फिलोसफर का मोटो है। यह कभी ऐसा नहीं कर देंगे कि महात्मा गांधी का मोटो है, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, ध्यान से। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, एक निश्चित लेवल में फिजिकल हार्मोनी जरूरी है, बट अबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद इट बिहोव्स अ हिंड्रेंस, इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प, ये मदद करने के बजाय क्या बन जाता है, ये हिंड्रेंस बन जाता है, बाधा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ के बाद दोस्त आपका आ जाता है इधर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन, पाठ के आधार पर कंप्लीट करिए, ये काम रहा आपका, ये आप करेंगे। फिलहाल ये वीडियो देखते हैं यार, बहुत लंबा हो चुका है पहले वीडियो, अब पहले वीडियो हो चुका है हम लोग का कितना, वो तो हमको भी नहीं पता है कितना, खैर कोई बात नहीं, वीडियो लंबा हो गया, ये काफ़ी लंबा हो गया है। तो यहाँ के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो पे देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ज़रूर आइएगा, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद हम लोग कर लेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, उसी दिन हम लोग करेंगे। देखिए अगर आपको तो कंप्लीट पढ़ना है, अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है तो टाइम तो देना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम एक दिन में 2 वीडियो आप देख लिया करिए, वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। वीडियो कैसे देखेंगे, अपने साथ एक बुक रखिए, आपका जो रेनबो बुक है वो साथ में आप रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। जो पैराग्राफ पढ़ते हैं मेरे साथ आप भी पढ़िए, आपको कोई वर्ड मीनिंग आता है तो आपको भी समझ में आएगा, नहीं आता है तो जो हमको वर्ड मीनिंग सब बोल देते हैं आप वहाँ से समझिए। और जब एक बार आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप PDF वाला कार्यक्रम में जुड़िए, वो आपको बहुत मदद करेगा। सिर्फ PDF वाला देखने से कुछ नहीं होगा, बात ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सब वीडियो को देखना ज़रूरी है, और ये वीडियो मास्टर वीडियो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़, क्रीम चीज़ आपको इधर मिलेगा आपको, ठीक है। पढ़ते समय कोई गलबात नहीं दोस्त, आप फोकस होके पढ़िए, वही सब कुछ है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप भी साथ में बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाएंगे, सही होगा आपका गलत होगा वहाँ से आप देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी, और 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी हम लोग कल ही देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।